हूं शिवचरण सिंह। मैं आपका स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो वार्ता में, जहां हम चर्चा करेंगे पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने का ये सबसे उचित अवसर है। इस बात को हमें स्ट्रेस करना ही पड़ेगा और उसके कई कारण हैं, लेकिन बात मैं आज एक अलग ढंग से शुरू करना चाहता हूं। एक व्यक्ति है जो कहता है कि मैंने स्विमिंग पूल में तो तैरना सीखा है, लेकिन अगर तुम मुझे नदी में धक्का दोगे तो मैं डूब जाऊंगा। ठीक यही हालात है नरेंद्र मोदी के। ऐसा नहीं है कि इनके हाथ राष्ट्रपति शासन रूपी खून से रंगे हुए नहीं हैं। 4 बार इन्होंने भी राष्ट्रपति शासन लगाए हैं, एक बार अरुणाचल प्रदेश में और 3 बार जम्मू और कश्मीर में। और जम्मू और कश्मीर में जो राष्ट्रपति शासन लगा है वो आज भी जारी है। लेकिन हम कहीं ना कहीं अपना सिर्फ एक अच्छा जोंटिल मैन वाला एक इमेज के चलते, भद्रो मानुष वाला इमेज के चलते हम राष्ट्रपति शासन नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें सत्ता में बने रहना है और सिर्फ बने हुए नहीं रहना है, अच्छा बने हुए रहना है। तो मैं आपको याद दिला दूं मित्रों कि जब चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने तमिलनाडु गवर्नमेंट को सिर्फ इसलिए हटा दिया था और वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी कि तमिलनाडु की डीएमके गवर्नमेंट के संबंध एलटीटीई लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम के साथ हैं, जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था जो हमारे देश में नहीं बल्कि श्रीलंका में टेररिज्म को अनलीश किए हुए था। वहां पर चंद्रशेखर ने साहस किया। वो भी कैसे? चंद्रशेखर ने अपने गवर्नर सुरजीत सिंह बरनाला को कहा कि भाई तुम वहां एक रिकमेंडेशन दो, क्योंकि हमारे पास इंटेलिजेंस इनपुट है कि डीएमके की सरकार जो है टेररिज्म को बढ़ावा दे रही है दूसरे देश में, ये संविधान के विरुद्ध कार्य हो रहा है। बरनाला की मित्रता थी करुणानिधि से। अभी जो स्टालिन वहां पे है ना, उदय निधि और फलाना निधि, उसका जो खतरनाक गुंडा था वो करुणानिधि, उसके खिलाफ। तो उससे मित्रता निभाने के चक्कर में बरनाला ने कहा कि मैं रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। चंद्रशेखर ने कहा कोई बात नहीं, तुम मत दो, हम हटा देंगे। उन्होंने अपने आर्टिकल 356, आर्टिकल 355, आर्टिकल 365 का इस्तेमाल करते हुए वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया। मामला हो गया। ऐसे मैं ये सबसे फिट केस की बात कर रहा हूं। बाकी जगहों पर तो पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, फॉर एग्जांपल नेहरू ने एक बार लगाया था राष्ट्रपति शासन पंजाब में, सबसे पहली बार 1951 में, जब अपनी ही गवर्नमेंट को ही वांटेड टू गिव इनफ टाइम फॉर देम टू गेट देयर एक्ट्स टुगेदर, कि आप कंसोलिडेट करके फिर आप गवर्नमेंट बनाइए, पहली बार लागू किया। फिर अन्य अन्य कारणों से अब तक 125 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। लेकिन हम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने से डरते हैं। क्यों डरते हैं? इमेज की बात है। हम उस लिस्ट में नाम लिखाने से डरते हैं जिसमें ऑलरेडी आपका नाम लिखा जा चुका है। मोदी जी 125 बार अब तक राष्ट्रपति शासन लागू हुए हैं। नेहरू ने 8 बार लगाया है। शास्त्री जी जैसे प्रधानमंत्री, लाल बहादुर शास्त्री, उनके नाम भी एक राष्ट्रपति शासन लगाए जाने का केस है। इंदिरा गांधी के खाते में सबसे अधिक लंबा एक फेहरिस्त है, 50 बार राष्ट्रपति शासन लगाया। उसमें 99% बार उन्होंने सिर्फ अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए काम किया। ऐसा नहीं है, चंद्रशेखर ने भी इस तरह से करके 5 बार लगाया, राजीव गांधी ने भी इस तरह से 5 या 6 बार लगाया, वाजपेयी जी ने 5 बार लगाए, और मैं आपको बता दूं कि पीवी नरसिम्हा राव ने 11 बार लगाए, और मनमोहन सिंह जो ठीक नरेंद्र मोदी के पहले हुए हैं, उन्होंने 12 बार राष्ट्रपति शासन लगाए। सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन, सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन जो एक बार लगा था, वो 6 साल 246 दिनों के लिए जम्मू और कश्मीर में लगा था, जब हिंदुओं का वहां से पलायन हुआ था 1990 में, 1990 से लेकर के 1996 तक। यानी सबसे लंबा और सबसे कम आंध्र प्रदेश में 7 दिनों के लिए लगा था। इन घटनाओं को छोड़ दे तो अब हम बात करते हैं कि बाकी, मैं चंद्रशेखर के समय की बात और बाकी और समय में जब कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस एकदम कि भाई जो गवर्नमेंट है वो माइनॉरिटी में आ चुकी है, ऐसे इंस्टांसेस भी दर्जनों में हैं, तब लगाया गया। लेकिन जब जो केस डीएमके का बनता था एक समय, उससे खतरनाक केस आज पश्चिम बंगाल का बन रहा है। लेकिन डरते क्यों हैं? एसआर बॉम्बई, एसआर बॉम्बई नहीं हो गया, वो एटम बॉम्ब हो गया। क्या है मामला? 1988 में एसआर बॉम्बई की सरकार को गिरा दिया गया। पृष्ठभूमि क्या बनी? एसआर बॉम्बई जनता दल गवर्नमेंट थी आंध्रा में, सॉरी आंध्रा में नहीं, कर्नाटका में। हुआ क्या वहां? एसआर बॉम्बई के जो एमएलएस थे वो एक एक करके कांग्रेस में जा रहे थे, यानी डिफेक्शन बहुत तेजी से हो रहा था। मुंबई ने कहा कि ठीक है भाई, कोई बात नहीं, डिफेक्शन हो रहा है, मैं जाता हूं असेंबली में अपना मेजोरिटी प्रूव करूंगा। उसके बाद क्या होता है? राजीव गांधी की गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, आप माइनॉरिटी में आ चुके हैं, आपको असेंबली में जाने की जरूरत नहीं है, हम राष्ट्रपति शासन लगा रहे हैं।
और फिर वहाँ पर 1988 के अगस्त से लेकर के अप्रैल, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 5 4 9, लगभग 9 महीने के लिए वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया और अप्रैल 1989 तक वहाँ पे रहा। उसके बाद दूसरी सरकार बन गई, शायद बंगारप्पा की बनी थी। लेकिन इस बीच में एसआर बम्बई हाईकोर्ट मूव कर देते हैं। हाईकोर्ट जो यूनियन गवर्नमेंट का फैसला है उसको अपहोल्ड करती है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में ऐसे तो आज अभी का मामला हो और आज शाम को सुनवाई हो जाती है। ऐसे से दिग्गज वहाँ कपिल सिब्बल और इस तरह के खतरनाक लॉबिस्ट माफिया वहाँ पे यानी लॉ माफिया लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, अभिषेक मनु सिंह भी और ऐसे तमाम लोग। उस समय 5 साल लगभग लग गए उस केस को वहां पहुंच के सुनवाई के लिए और 1994 में एसआर बम्बई वर्सेस यूनियन का मामला सामने आता है। कहा जाता है कि आप जो कुछ भी आप मनमाने तरीके से कहीं पर राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकते हैं। इट विल बी ए मैटर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ये सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था। दूसरा कि ठीक है, आर्टिकल 356 जो आपको एम्पावर करता आप लगा सकते हैं, और आर्टिकल 365 और 355 इन दोनों के लाइट में आप लगा सकते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी आप कह लीजिए। वहाँ पर जैसे 365 कहता है कि अगर स्टेट यूनियन के किसी डायरेक्शन को नहीं मानता है, एकदम रिफ्यूज कर देता है और ऐसा बिहेव करता है कि वो पूरी तरह से मतलब वो एक मैंने इंडिपेंडेंट स्टेट की भांति एक्ट करने लगता है। ऑटोनॉमी की बात है, ऑटोनॉमी अलग चीज़ है, और एकदम इंडिपेंडेंट होकर के इंडिपेंडेंट फ्रॉम यूनियन, तो ऐसे में वो फिट केस बनता है कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। लॉ एंड ऑर्डर एकदम पूरी तरह से चौपट हो जाए तो लगता है। अगर वहाँ से तमाम इस तरह के ह्यूमन राइट्स वायलेशन के लगातार रिपोर्ट्स आ रहे हैं, उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही हो, ऐसे जो कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस के केसेस बनते हैं उसके आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ये सारे मामले होने के बाद भी अगर हमारे पास आएगा तो हम इसको जुडिशियली रिव्यू करेंगे, आपके डिसीजन को रिवोक करके हम रिस्टोर कर लेंगे उस गवर्नमेंट को जिसे आपने वहां से हटा दिया, कोई बात नहीं है। लेकिन ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि यू विल हैव टू कम अप विथ रेलिवेंट मटेरियल विद इन इन्वर्टेड कॉमास। रेलिवेंट मटेरियल लाइए कि आपने राष्ट्रपति शासन इस कारण से लगाया। उसके बाद हम वहां पर उस रेलिवेंट मटेरियल को हम देखेंगे और रिव्यू करेंगे। अगर उसे हम इररेलिवेंट मटेरियल के रूप में देखेंगे तो हम फिर से रिस्टोर कर देंगे, और इस तरह से बाद में रिस्टोर होते रहे हैं। जी, यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी का जो अरुणाचल प्रदेश वाला केस था उसमें भी रिस्टोरेशन हो गया। अब जम्मू कश्मीर का मामला दूसरा है, वहाँ अलग अलग सिचुएशंस रहे हैं। तो हर जगह, और कई बार तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी तरफ से उसको रिकमेंड कर दिया, कह दिया कि नहीं वहाँ पे वही केस है, वहाँ पर वो होना ही होना है। इन सब चीज़ों को अगर हम बहुत लंबा इसका 125 बार में हर बार को हम अगर डिस्कस करेंगे तो एक एक केस में ना जाने कितनी पेचीदगियाँ हैं, ना जाने कितने मामले हैं। हमारा जो वर्तमान का केस है पश्चिम बंगाल, अब हम आते हैं, मैंने शुरू में क्यों कहा कि आप स्विमिंग पूल में तैरने के अभ्यासी हैं, लेकिन आपके सामने अगर नदी आ गया तो करंट में आप नहीं तैर पा रहे हैं, आपको डर लग रहा है कहीं डूब ना जाए। इसीलिए मैंने चंद्रशेखर का एग्जांपल दिया। इंदिरा गांधी तो ऐसी थी ना कि उसे मन करता था तो कर देते थे। अच्छा, हम लोग क्यों भूल जाते हैं 1992 में जब बाबरी मस्जिद को ढा दिया हमने यानी राष्ट्र ने जब ढा दिया, तो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट को तो एक टोकन के तहत आपने हटा दिया। पीवी नरसिम्हा राव ने बाकी की राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल, इन राज्यों के जो इलेक्टेड बीजेपी गवर्नमेंट, उनको क्यों हटाया? उन्होंने क्या किया था? बस वो एक, हालांकि इसके पीछे की कहानी दूसरी है। यहाँ तक कि उस समय शायद भैरव सिंह शेखावत थे चीफ मिनिस्टर राजस्थान के, उन्होंने पर्सनली रिक्वेस्ट किया यूनियन गवर्नमेंट में पीवी नरसिम्हा राव को कि अगर आप यूपी के गवर्नमेंट को हटा रहे हैं, प्रेसिडेंट रूल लगा रहे हैं, तो प्लीज़ हमको भी हटा दीजिए, नहीं तो फिर हमारा जो हिंदू वोट वैसे वो गड़बड़ा जाएगा। तो उन्होंने एक तरह, लेकिन ये तो इंटरनल मामला, ये पब्लिक में नहीं आया है, लेकिन क्यों हटा दिया बाकी तीनों को? हिमाचल ने क्या किया था? अगर देखा जाए हिमाचल में ऐसी कोई घटना नहीं घटी थी। हालांकि वो तो राष्ट्र के गौरव की वाली बात थी। आपने उसके बाद भी अगर कहा कि आप यहाँ की सरकार जो है कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजन है उसको अफोर्ड नहीं कर सकी, हालांकि वो
वो तो एक सुपर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है उसको अपहोल्ड किया गया यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन आपने बाकी तीन, वहाँ यूपी को हटाया जाना भी खतरनाक था, वो तो सबसे जघन्य अपराध था इस देश में। लेकिन चलिए आपने वहाँ हटा करके अपराध किया, इन तीनों को क्यों हटाया? यानी राजस्थान, हिमाचल और फिर मध्य प्रदेश को क्यों हटाया? तो ऐसा नहीं है कि आर्टिकल 356, आर्टिकल 365, आर्टिकल 355 का कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। ये सारी चीजें होती रही हैं। आज प्रश्न सिर्फ और सिर्फ इतना है कि बंगाल का केस क्या फिट नहीं है? 2021 में क्या हुआ था? जैसे ही ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर जीत करके आती है और चीफ मिनिस्टर बन जाती है, उसके बाद चुन चुन करके बीजेपी के कार्यकर्ताओं को घर घर से निकाल करके मारा जाता है। महिलाओं के साथ बलात्कार ऐसा नहीं कि एक बार होता है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ गैंगरेप होता है, गैंगरेप होता है, सीरियल रेप होता है। हर दिन वो बुलाई जाती हैं, चुन चुन करके बुलाई जाती हैं, घर घर में जा करके बोल दिया जाता है कि तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बहू, सुंदर से सुंदर लड़कियों को चिन्हित करके उसे तुम तृणमूल कांग्रेस के ऑफिस में भेजो। ये सारे रिपोर्ट इंटेलिजेंस के, जब एक बार चंद्रशेखर को ये रिपोर्ट मिल जाता है कि लिट्टे के साथ साठगांठ है डीएमके का, तो सेकंड्स नहीं लगा करके वहां की गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया जाता है। और यहां पर इंटेलिजेंस का इतना बड़ा पाइलअप हो गया रिपोर्ट, और उसमें भी एविडेंटली क्या हुआ, सैकड़ों की संख्या में लोगों ने पश्चिम बंगाल से पलायन किया। उनमें से सैकड़ों लोग तो जाकर के आसाम के जो रिफ्यूजी कैंप थे वहां पर रह रहे थे, वहां भी राज्यपाल जगदीप धनखड़ जा करके मिले हैं। ना जाने कितनी बार इस तरह की डिमांड बीजेपी के फ्रॉम विद इन आई होगी कि यहां पर राष्ट्रपति शासन लगा ही दिया जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी ने ऐसा कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? फिर वही बात आकर रुक जाती है कि नहीं, हम अपना इमेज बना के रखना चाहते हैं, क्योंकि अगर कल को फिर एसआर बम्बई वर्सेस यूनियन के लाइट में हमारे डिसीजन को टॉपल कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो फिर हमारी हद पीद हो जाएगी। अरे भाई, ये तो होगा ही होगा अगर होगा तो। लेकिन एक बहुत बड़ी जो सच्चाई है उसे हमें समझना होगा। अगर आज हम या फिर बीजेपी गवर्नमेंट पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाती है, और आज जिस तरह का सिचुएशन फिर से बन गया है कि इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर रेपिस्ट और मर्डर को जस्टिफाई करने के लिए उनके पक्ष में खड़ी है, वो पॉलिटिकल जो फोटो ऑप से उनकी बात छोड़ दीजिए, वर्चुअली हर आदमी जान रहा है कि शी इज इन फेवर ऑफ द रेपिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। सारे सबूतों को मिटा देना, खुद सामने आकर के अपने ही गवर्नमेंट के खिलाफ प्रदर्शन करने लगना, केस को सीबीआई को हैंड ओवर कर देना और कहना कि अब देखते हैं कि उसको फांसी कितनी जल्दी दिलवा देते हैं। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? आप चाहते हो कि आपके जो स्टेट मशीनरी के जितने लोग इस तरह के रैकेट में शामिल हों। संदेश खाली में क्या हुआ? सैकड़ों की संख्या में वहाँ हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार, मर्डर की घटनाएं घटी। बीजेपी के समर्थकों को चुन चुन करके मारा गया। बीजेपी के समर्थक छोड़ दीजिए, जो भी हिंदूवादी विचारधारा रखने वाले थे उन्हें चिन्हित करके उनकी हत्याएं की गई। ये सारे फिट केस थे कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो। लेकिन बीजेपी सरकार, वही बात है, स्विमिंग पूल में तो नहाएंगे, नदी में नहीं कूदेंगे बाबा, कहीं डूब गए तो। अगर आपने यही 2026 में अगर चुनाव होने दिया इसी तरह से, तो फिर से ममता आ जाएगी। क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के जो गुंडे हैं, आज एक और खतरनाक बात बता दूं, जो भी बीजेपी के समर्थक है वो सब तृणमूल कांग्रेस में जाकर के उसके मेंबर बनकर के पार्टी बियर, ऑफिस बियर बने बैठे हैं डर से। क्योंकि राष्ट्रवादी विचार रखेंगे तो ह्यूमिलिएशन तो अलग है, टॉर्चर तो अलग है, एक्सप्लॉइटेशन तो अलग है, माँ बहनों की इज्जत तक नहीं बचेगी। उसको बचाने के लिए भले अंदर में वो राष्ट्रवादी विचार रखे हुए हैं, लेकिन प्रत्यक्ष में वो तृणमूल कांग्रेस के मेंबर हैं, उसके ऑफिस बियरर हैं। और अगर चुनाव होगा तो अपनी आंखों के सामने तृणमूल कांग्रेस का जो नेता लोग बैठा है उससे अपनी आंखों के सामने टीएमसी को वोट दिलवाएगा। ये सारे कंडीशन को देखने के बाद भी अगर हम कह रहे हैं कि नहीं, वेस्ट बंगाल इज नॉट ए फिट केस फॉर द प्रेसिडेंट रूल, तो ये ही बात होगी कि हम उल्लू बने बैठे हैं। और एक उल्लू को स्विमिंग पूल तो दिखता है, लेकिन नदी की खतरनाक धार में तैरने से डरता है, क्योंकि उसे डूब जाने का डर है। लेकिन इसके पीछे के एग्जाम्पल से मैं ये नहीं कहता हूं कि इंदिरा गांधी की तरह एक बार मन आया 12 गवर्नमेंट को गिरा दिया, मर्जी है गिरा देंगे। नेहरू को मर्जी है जब मन तब प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे, नहीं, वैसा हम नहीं कहते। ये तो फिट केस है। ये तो डीएमके वाला जो केस है वहाँ करुणानिधि वाला, उससे भी खतरनाक केस है। हम अब किस चीज़ की, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट किस चीज़ की बाट जो रहे हैं कि चलो ठीक है अब हम पश्चिम बंगाल में कभी सत्ता में नहीं आएंगे, ऐसा ही होगा। दूसरी बात, बीजेपी का जो नेतृत्व है पश्चिम बंगाल में वो स्पाइनलेस है, और जो उसमें को मुखर है जैसे शुभेंदु अधिकारी, वो तृणमूल कांग्रेस से आए हुए हैं। बहुत खतरनाक समय है। आज बीजेपी को एक
कड़ा डिसीजन लेना ही पड़ेगा। ठीक है, इसमें जितने भी एनालिसिस हो वो लोग देखते हैं ना, पॉलिटिकल अंततः क्या होता है, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। सारे पॉलिटिशियंस हो, क्या ममता क्या मोदी, ये सारे अपने पॉलिटिकल गोटी लगते इधर उधर सेट करने कि इन द इवेंट ऑफ जेडीयू एंड टीडीपी डिजर्टिंग बीजेपी कोलिशन एनडीए, in that event we might have some kind of coalition opportunity or possibility with ममता बनर्जी। ये सारी चीजें देखी जा रही हैं। और दूसरा एक बहाना भी इनके पास है, दैट मे बी ए लेम एक्सक्यूज बट दैट इज देयर, कि हमारे साथ तो जदयू और टीडीपी भी है, अगर ये कहीं हमको हमारा साथ छोड़ दे तो हम क्या करेंगे, कि भाई आप राष्ट्रपति शासन मत लगाइए। ये सारे एक्सक्यूजेज हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी बात यह है कि अगर पश्चिम बंगाल की जनता के लिए कुछ करना है, देश हित में कुछ करना है, और जो एंटीसीडेंट है ममता बनर्जी का, उसको जान करके कहना है, तो राष्ट्रपति शासन इज द नीड ऑफ द आवर, क्योंकि देशद्रोहियों के हाथ में खेल रही है। यही ममता, जिसके साथ अजीम हसन इमरान है, जो पाकिस्तानी मूल का व्यक्ति माइनॉरिटी कमीशन का मेंबर है, उसको राज्यसभा का मेंबर भी बनाया था ममता ने। इसी के साथ शाहजहां शेख है, और भी तमाम देशद्रोही लोग तो खड़े ही इनके साथ पूरी तरह से। इसी ममता ने एक और बहुत बड़ा बहाना दिया था कि हम बांग्लादेश के लोगों का आह्वान किया कि तुम चले, हु आर यू टू से दैट, आर यू इंडियन गवर्नमेंट? तुम एक स्टेट की सीएम हो, हाउ कैन यू एक्ट लाइक द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री? ये भी एक तरह से सेडिशन का चार्ज लग सकता है, और कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन ऑफ 355, 356 और 365 के तहत इनको हटाया जा सकता है। और बहुत सारे मामले हैं, और जो मामले हम कह रहे हैं उससे भी भयानक भयानक मामले इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के माध्यम से पाइल अप हो रहे हैं पीएमओ में। वो सारी चीज़ें हैं, वहाँ कैसी कैसी घटनाएं घटती हैं, बीजेपी के प्रेसिडेंट को जाना, उसके ऊपर हमला हो जाना, जो भी धरना प्रदर्शन हो रहा है उसमें तृणमूल के गुंडे आकर के गोली चला देते हैं, धमकियां, ये सारी चीज़ें इंटेलिजेंस रिपोर्ट में है। व्हाट एल्स आर वी लुकिंग फॉरवर्ड इन आवर वे और इन आवर एफर्ट, इन आवर एंडेवर टू इम्पोज प्रेसिडेंट रूल ओवर देयर? इसका सीधा मतलब है कि यहाँ पर हम राजनीति कर रहे हैं, ठीक वही राजनीति जो 2021 के चुनाव के बाद किए थे। लेकिन मैं फिर से कहूँगा, इट इज़ द नीड ऑफ द आवर टू इम्पोज प्रेसिडेंट रूल इन वेस्ट बंगाल। आज नहीं तो फिर 2026 तो चली ही जाएगी। और मैं ऐसा नहीं कि बीजेपी ही आ जाए इसलिए बातें कह रहा हूँ, नहीं, वहाँ पर साधारण जन और जन क्या कहते हैं ना, कि जन जन के जो हित में जो बात हो सकती है, डेमोक्रेसी के हित में। हालांकि मैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को मैं अलग आईने में देखता हूं, लेकिन फिर भी फॉर द टाइम बिंग मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि डेमोक्रेसी के लिए, वहां के लोगों के लिए, देश हित में, राष्ट्र हित में ममता गवर्नमेंट को जाना ही होगा। और उसका एकमात्र तरीका राष्ट्रपति शासन है, क्योंकि चुनाव वो आपको जीतने देगी नहीं, वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को वोट ही नहीं देने देगी, और जो दे देंगे उनकी हत्या हो जाएगी, और उसके और भी टेक्निक कर लेंगे। वोट वाले दिन ही उनके किसी घर के लोगों को हर जगह किडनैप कर लिया जाएगा। ये ममता कैन रिसोर्ट टू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। तो ऐसे में you can't look forward to having a clear majority to form a state elected state government with full majority। वो नहीं करने देगी वो। ठीक है, इधर उधर सीट होंगे, जहाँ पे ममता के गुंडे थोड़े कम पड़ेंगे, आपके प्रबल होंगे, तो वहाँ पे होगा। आप वहाँ पर इलेक्शन कमीशन के माध्यम से आप सेंट्रल फोर्सेस आप लगा दीजिए, तो फिर वही बात होगी कि सेंट्रल फोर्सेस तुम्हारी कब तक रखवाली करेगी। जैसे ओवैसी ने कहा था ना कि जब मोदी हिमालय चले जाएंगे और योगी अपने मठ में चले जाएंगे तब हिंदुओं का क्या होगा। तो हमें कहना होगा, नहीं, ऐसा नहीं है कि हमारे नेतृत्व में जो लोग हैं वो सिर्फ वही नेतृत्व कर रहे हैं, उनके पीछे बहुत सारे मुखर स्वर हैं। तो हमें इन बातों को समझना भी होगा, और इस बात के लिए कहने का मतलब पब्लिक नैरेटिव ही तो अंततः चीज़ों को सामने लाती हैं। एफर्ट हमारा कितना भी छोटा हो, लेकिन उसका इम्पैक्ट बड़ा होना चाहिए। उसी दिशा में मैंने आज एक प्रयास किया, और मैं फिर से एक बार रिट्रेट कर रहा हूँ कि प्रेसिडेंट रूल इज़ द ओनली सॉल्यूशन in the interest of West Bengal as well as the nation, and that is the need of the hour. Thank you very much for now.